अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टिक लैंड की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है No recruited of Gorkha in India Army. अच्छा, ये गोरखा मैंने सुना हुआ तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो थंबनेल पे दिख रहा है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि कोई जिस तरह हमारे एसएसजीज होते हैं ना, मतलब हमारे कमांडोज होते हैं, शायद इनकी भी कोई कमांडो होंगे इस तरह की कोई इंडियन आर्मी। लेकिन नो रिक्रूटेड पता नहीं। खैर, इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी, और हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर बिल्कुल, गोरखा वो तो है। झूठ या ही दोस्तों, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भारत के हैं? 7वें मिलिट्री जनरल या और तो वो पहले गोरखा है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के शब्द हैं। सैम मौत मानेकशॉ। से डर नहीं लगता। Not frightened is a liar. Except perhaps the Gorkha. हाँ, दरअसल मौत का दूसरा नाम ही गोरखा रेजिमेंट है। इसमें भारतीयों से ज्यादा नेपाली सैनिक होते अच्छा, हैं। ये रेजिमेंट है तो इनकी। लगातार पिछली 3 भर्ती मतलब ये जिस तरह आर्मी के अंदर ना अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं कि मतलब ये कमांडोज हैं, ये एसएसजीज के हैं, ये फलां है, ये फलां है, मतलब बटालियंस अलग अलग बटालियंस होती हैं। तो उस तरीके से ये इनकी कोई रेजिमेंट है। से भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अच्छा, भारत नेपाल में से आते थे। लोहा बनवाज के नेपाल के नेपाल से लोग। इंडियन आर्मी में एंट्री अब मुश्किल होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। This year, China is reportedly Yeah. keen on recruiting its own Gorkha regiment. अब सवाल ये है कि आखिर गोरखा चीनी आर्मी में शामिल हुए तो क्या होगा, और नेपाली सैनिक भारतीय आर्मी में भर्ती क्यों होते हैं, और भर्ती में शामिल होने का क्या कारण है। क्या है इस खूंखार रेजिमेंट की कहानी, कैसे की जाती है इनकी भर्ती। चलिए दोस्तों, जानते हैं और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ओह, गोरखा रेजिमेंट। दोस्तों, एक बार फिर से गोरखा रेजिमेंट चर्चे में है। जय महाकाली, आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट मानी जाती है। बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अब ये रेजिमेंट जवानों की कमी अच्छा, से मैंने जूझ रही पहली है। बार इसकी सुना है। वजह है अग्निपथ स्कीम। दरअसल हर साल गोरखा रेजिमेंट की भर्ती में 2/3 नेपाली सैनिकों को लिया जाता है और 1/3 भारतीय सैनिकों को। इसके लिए गोरखा रेजिमेंट डिपो गोरखपुर और ये नेपालियों को क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही। नेपाल से ज्यादा लोगों को लिया जा रहा है, इंडियन आर्मी के अंदर लिया जाता है। गोरखा रेजिमेंट डिपो आए? दार्जिलिंग की तरफ से नेपाल में भर्ती रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, जो अब नहीं की जा रही है। प्रॉब्लम तभी से शुरू हो गई थी जब अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग 17 से 21 साल के युवाओं को ही अग्निवीर के रूप में चुना जाएगा, और वो भी 4 साल के लिए। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर 25% अग्निवीरों की ही नौकरी परमानेंट की जाएगी। इस स्कीम की चर्चा शुरू होते ही देश भर में इसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी। इसके बाद ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद है। इस वजह से पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखाओं के लिए जुलाई 2022 में भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय कर दी। लेकिन नेपाल सरकार की परमिशन ना मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उस समय नेपाल में सियासी उथल पुथल भी मची हुई थी, इसलिए वहां के प्रशासन ने कहा कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नई सरकार लेगी। इसके बाद भारत ने नेपाल सरकार की रिक्वेस्ट पर 24 अगस्त को होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में नई सरकार बनी। हालांकि उन्होंने भी कुछ अभी तक क्लियर नहीं किया कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या फिर नहीं। फिलहाल तो नेपाल में इस मामले को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। अब एक बार फिर से मामला अनसुलझा रहने की वजह से नेपाली गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है। दरअसल भारतीय सेना में पिछले करीब 200 साल से गोरखा सैनिक अपनी सेवाएं देते आए हैं। दोस्तों, भारतीय अब भाई कौन से 200 साल, 76 साल तो हुए हैं इस कंट्री को आजाद हुए अंग्रेजों से। 200 साल लगा वास्ता सेना में यार, 40 से कैसे बोलते हो 45 यार, हजार गोरखा कोई सैनिक facts? हैं, वैसे जिसमें से इंडिया 30 मीडिया हजार नेपाली बहुत सैनिक बात को ही ना हैं। बढ़ा वहीं चढ़ा नेपाल में के करीब 1,40,000 से बोलता है ज्यादा वैसे। गोरखा पेंशनर्स हैं, फैक्ट्स पे बात जो नहीं इंडियन होती आर्मी से most। रिटायर हो चुके हैं।
बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहे नेपाल की लोकल इकोनॉमी के लिए इंडियन आर्मी की सैलरी और पेंशन संजीवनी बूटी की तरह है। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद बिना पेंशन के ही सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसका इफेक्ट नेपाल की लोकल इकोनॉमी के साथ साथ गोरखा सैनिक पर भी गलत है पड़ा ना, है। कैसे आएंगे वो लोग। काठमांडू में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर निश्चल नाथ पांडे ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया कि चिंता की बात यही है कि ये युवा लड़के 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि आगे उन्हें क्या करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा। उन्हें शराब, ड्रग्स की मतलब यही है कि आप एक बंदे को सिर्फ 4 साल के लिए जॉब दे रहे हो और उसके बाद आप उसको निकाल देते हो, तो उसकी क्या जिंदगी है कि उसके बाद जो टाइम बनने के लिए होता है वो यही होता है कि आप 15 के बाद अपना माइंड बनाना शुरू करते हो, 21 तक आपका कुछ सेटअप बनता है, मतलब आपका एक माइंड बनता है आपने किस तरफ जाना है। तो आप एक रेजिमेंट के अंदर उनको लो, 4-5 साल उनको रगड़ के उनका इस्तेमाल करो, उसके बाद आप कहो कि चलो भाई छुट्टी करो, ऐसे नहीं होता। भी लग सकती है। डर है कि कहीं वे इलीगल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ जाएं, क्योंकि उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग मिली हुई है। इसलिए भारत सरकार के इस कदम से नेपाल को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा नेपाल की कई राजनीतिक पार्टियों का भी ये कहना है कि हमारे जवान किसी दूसरे देश के लिए किसी तीसरे देश से क्यों लड़ें, हम भारत से भी अच्छा रिश्ता चाहते हैं और चीन से भी। इसके अलावा पाकिस्तान से भी हमारे द्वीपक्षीय लेकिन इसके अलावा अगर एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के साथ मिलके तीसरे कंट्री के साथ लड़ते हैं आर्मी के, इस तरीके से इंडिया से भी टीम्स जाती हैं यूएनओ के साथ, बाकी कंट्रीज से भी जाती हैं, पाकिस्तान से भी आर्मी के लोग जाते हैं यूएनओ के साथ, जो कि जाके अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ लड़ते हैं। इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लेके जाती हैं और दूसरे तीसरे कंट्रीज के साथ लड़वाती हैं, वो अच्छा पैसा देते हैं बेसिकली, और टाइम पीरियड उनका अच्छा खासा बंद है। ऐसे में हमारे लोग भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से क्यों लड़े? दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है दोस्तों कि नेपाल को भारत से करोड़ों डॉलर की पेंशन और सैलरी मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन यह सब तो नेपाल को चीन भी दे सकता है। वहीं अब अगर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को भारत ना तो पेंशन देगा और ना ही परमानेंट जॉब, फिर वो क्यों भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से लड़ेंगे? ऐसे में नेपाली सैनिक चीन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। वहीं दशकों से चीन ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है, हालांकि नेपाल उसे हमेशा इग्नोर करता रहा है। लेकिन अग्निपथ स्कीम ने चीन को एक रास्ता दे दिया है। लेकिन नेपाल में काफी काम कर रहा है चाइना, तो हो सकता है चाइना की तरफ अगर जाए भी। नेपाली गोरखा चीनी सेना में शामिल हुए तो क्या होगा, इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट्स बहुत की अपनी पड़ अपनी भी राय सकता है। है। दोस्तों बता दूं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन नेपाली गोरखाओं को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में भर्ती करना चाहता है। ऐसे में ये अग्निपथ स्कीम चीन के लिए रामबाण साबित हो सकती है। चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद और नेपाल से चीन की नजदीकी के कारण गोरखा सैनिकों के लिए पीएलए में जाने का रास्ता बन रहा है। यूरेशियन टाइम्स ने मई के पहले हफ्ते में एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया था कि गोरखाओं को पीएलए में शामिल होने की परमिशन देने के लिए चीन नेपाली कम्युनिस्ट सरकार से मंजूरी मांग सकता है। टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर मेजर और मेजर जनरल ए.के. सिवाच ने वार्निंग दी है कि चीन पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा है कि गोरखा दुनिया के बेस्ट लड़ाकों में से एक हैं और यदि भारत उन्हें नहीं लेता है तो कोई और ले लेगा। यही वजह है कि गोरखा ब्रिटिश आर्मी और सिंगापुर पुलिस फोर्स में भी काम कर रहे हैं। सिवाच ने कहा कि भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख में चीन को रोकने में एबल थी, क्योंकि वह चीन के सैनिकों की तुलना में अच्छी तरह से ट्रेंड है। वहीं तीसरी गोरखा राइफल्स बटालियन की कमान संभाल चुके रिटायर्ड कर्नल रज्जाक आदिल का मानना है कि प्रेजेंट में एक बैकलॉग है जिसने इसे स्टेबल रखने में मदद की है, लेकिन यह फ्यूचर के लिए सही नहीं हो सकता। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि नेपाल सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि ज्यादातर सैनिक भारतीय सेना छोड़ देंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। इनमें से महज 25% को ही 4 साल बाद परमानेंट किया जाएगा। हालांकि ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान का कहना है कि नेचर वैक्यूम यानी कि खालीपन से नफरत करती है। ऐसे में यदि भारत नेपाल में स्पेस बढ़ता है तो जाहिर है कि चीन जैसा कोई देश इसमें कदम रखने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए भारत को वह स्पेस नहीं देना चाहिए। भारत और नेपाल भले ही 2 देश हैं, लेकिन लोग एक हैं। दोनों को एक दूसरे की सेफ्टी की शपथ लेनी चाहिए। हालांकि आसान नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर से लेकर ताले और मोबाइल फोन तक सब कुछ आजकल चीन से आता है। अगर भारत अपने ट्रेडर्स को चीन से सामान खरीदने से नहीं रोक सकते तो गोरखाओं को चीन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से कैसे रोक पाएगा? अगर उन्हें तो चीन ये अच्छा भी सही प्रपोजल है। दे रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है, तो भारत उन्हें कैसे रोक सकता है?
अगर नेपाल की पार्टी बदली तो भारत को हिमालय राष्ट्र के साथ अपनी 1770 किलोमीटर लंबी एलएसी पर फेंस यानी के बाड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि कुछ बाड़ लोगों का ये लगानी भी कहना पड़ेगी। है कि ऐसी आशंकाएं बेसलेस हैं। काठमांडू पोस्ट ने डेनमार्क में पूर्व नेपाली राजदूत विजयकांत कर्ण के हवाले से कहा है कि नेपाल चीन या किसी भी देश के साथ नई गोरखा रिक्रूटमेंट पैक्ट पर सिग्नेचर नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट्स के लिए संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए नेपाल और भारत को भारतीय सेना में गोरखा भर्ती के लिए बातचीत के जरिए इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा करना दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। हालांकि पूर्व इंडियन आर्मी कमांडर हरचरणजीत सिंह पनाग का कहना है कि नई दिल्ली ने अपने फैसले में गलती की है। अगर भारत सच में एक महान शक्ति की तरह सोचता है तो उसे नेपाल के साथ अपने स्पेशल रिलेशंस बनाए रखने चाहिए। दोस्तों, नेपाली सैनिक चीनी सेना में शामिल होंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हम ये जान लेते हैं कि गोरखा रेजिमेंट की कहानी क्या है। नेपाली सैनिक भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट की कहानी 31 अक्टूबर साल 1814 से शुरू हुई थी, जब अंग्रेजों के 3500 सैनिकों ने देहरादून शहर से 5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पर नालाबानी के पास स्थित गोरखाओं के खलंगा किले पर हमला कर दिया था। एक और भारी भरकम अंग्रेजों की फौज थी, जिसके पास तोप और गोला बारूद जैसे मॉडर्न हथियार थे, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखा थे, जिनके हाथों में खुखरी, धनुष बाण और पत्थरों से बने लोकल वेपन्स थे। महज 600 गोरखा सैनिकों ने नालापानी के पहाड़ पर अंग्रेजी सेना के हमले को 3 बार नाकाम किया था। जब अंग्रेजी फौज गोरखाओं को हराने में नाकाम रही तो आखिर में उन्होंने खलंगा के किले की पानी की सप्लाई रोक दी। किले का पानी बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। करीब 1.5 साल युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगैली की संधि हुई और युद्ध थम गया। उसके बाद नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद अपनी मर्जी से नाला पानी छोड़ दिया था और अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। नेपाली सेना के जाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां 2 मेमोरियल यानी कि स्मारक बनवाए। एक पर ब्रिटिश आर्मी के जनरल गिलेस्पी का नाम लिखा था और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का, जिन्हें अंग्रेज वीर दुश्मन कहते थे। डेविड और क्लोनी को गोरखा सैनिकों ने भी अपनी बहादुरी से इम्प्रेस किया था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतने बहादुर सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाए और नेपाल से समझौते के बाद 24 अप्रैल 1815 को नई रेजिमेंट बनाई गई, जिसमें गोरखाओं को भर्ती किया गया। इसके बाद से गोरखा ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान कुल 2 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे, हालांकि जिनमें से करीब 20,000 गोरखा सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में 2.5 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में देश की तरफ से काफी सपोर्ट दिया था। जब साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, तब ब्रिटिश सेना में कुल 10 गोरखा रेजिमेंट थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट भारत को दे दी जाएंगी और बाकी 4 अंग्रेज अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उन 4 रेजिमेंट के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई। 1950 में भारत गणराज्य बना, तब इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। फिर भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग भारत की सेना में गोरखाओं की भर्ती होती रहेगी। माना जाता है कि आज जो टोपी गोरखाओं की निशानी है, वह बलभद्र कुंवर ने ही सबसे पहले पहनी थी। दोस्तों, भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मनों को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में कई परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिले हैं। गोरखा सैनिकों ने भारतीय शांति सेना के रूप में कई देशों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। इस रेजिमेंट का आइडियल सेंटेंस है, कायर हुनु बंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। बता दें कि नेपाल में गोरखा नाम का एक पहाड़ी जिला भी है, जो हिमाचल की तराई से बसा हुआ है और गोरखा या गोरखावाली नेपाल के मूल निवासी हैं। कहा जाता है कि इन लोगों को ये नाम 8वीं सदी में हिंदू संत गुरु गोरखनाथ ने ही दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से एक है। जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। अप्रैल 1815 में गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई थी और आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी का साथ मजबूती के साथ निभाती आई है। आज के समय में दुनिया के सिर्फ 3 देशों नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास एक गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा कमांडो के पास एक तेज धार वाली खुखरी होती है, जो एक नेपाली कटार है, और यह सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को दी जाती है, जो सामने वाले दुश्मन को मार गिराने के लिए काफी होता है। खुखरी एक ऐसा हथियार होता है दोस्तों, जो देखने में बहुत खतरनाक होता है। दरअसल ये 12 इंच लंबा चाकू होता है और यह सिर्फ गोरखा सैनिकों के पास ही होता है, क्योंकि गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें यह खुखरी दी जाती है और ये दुश्मन से लड़ाई में काफी मददगार साबित होती है।
गोरखाओं के यानी बारे में कि ऐसा कहा इसके साथ जाता वो है कि ट्रेनिंग अगर करते उन्होंने हैं एक बार और अपनी वो खुखरी मयान से बाहर निकाल weapons ली इनको तो बिना वापस खून का कतरा बहाए वो खुखरी को वापस मयान में नहीं रखते। बता दें कि गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 42 हफ्ते की होती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक और डिफिकल्ट होती है। इसमें कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालत में देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में उन्हें छोटे और बड़े सभी तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं जिससे वे लड़ाई में किसी भी हथियार को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसमें कैंडिडेट की आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग भी होती है जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि दुश्मन को मात कैसे दी जा सकती है। सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है। इस दौरान सैनिकों को पहले 2 फेजों में हार्ड पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। पहले फेज में कच्ची मिट्टी पर करीब 7 हफ्तों तक सैनिकों के अंदर जोश और स्टैमिना बढ़ाने के लिए इन्हें हर रोज ड्रिल और पीटी कराई जाती है जिसमें इन सैनिकों को सेना का डिसिप्लिन और तौर तरीके बताए जाते हैं। फिर शुरू होती है दूसरे फेज की ट्रेनिंग जो पक्की चट्टान पर होती है। करीब 19 हफ्तों तक इन सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करनी होती है। 47 इस दौरान इन सैनिकों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता है। सैनिकों के जूते ही इतने भारी होते हैं दोस्तों कि आम इंसान इन जूतों को पहनकर चल भी नहीं सके। घोड़े की नाल जिसमें 13 मोटी मोटी कीलें जड़कर इन जूतों को तैयार किया जाता है। हमारे भारतीय सेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी देश की सेना से लोहा लेने के लिए कभी भी तैयार रहती है। लेकिन ऐसे में गोरखा सैनिक भी भारतीय सेना के लिए बहुत ही मजबूत और इनवैल्यूएबल पार्ट यानी अमूल्य हिस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी गोरखा राइफल्स के जवानों की अहम भूमिका रही थी। यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियानों में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हमारी किसी एक रेजिमेंट के लिए भारतीय सेना में हर साल करीब 1200 से 1300 तक गोरखा सैनिक भर्ती किए जाते हैं जो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। 2021 में करीब 12,000 गोरखा योद्धा रिटायर हो चुके हैं। इस वजह से हर बटालियन गोरखा योद्धाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नेपाल द्वारा पिछले जुलाई में भर्ती के पहले दौर, इस साल फरवरी में दूसरे दौर और भर्ती के लेटेस्ट दौर को रोकने के बाद से किसी भी नए नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। इस वजह से भारतीय सेना ने हाल ही में गोरखा रेजिमेंट के गढ़वाल और कमाऊं के युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है। लेकिन क्या आप ये जानते दोस्तों कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती कैसे की जाती है? बता दें कि गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना की कुल 7 गोरखा रेजिमेंट्स में होती है। जी हाँ, ये 7 रेजिमेंट मिलकर 43 बटालियन बनाती हैं। गोरखा भर्ती के लिए 2 गोरखा रिक्रूटमेंट डिपोट्स यानी कि GRD बनाए गए हैं। ये 2 डिपोट्स वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और यूपी के गोरखपुर में स्थित है। इन 43 बटालियनों में जो गोरखा भर्ती किए जाते हैं वो भारत और नेपाल दोनों देशों से होते हैं। भारत से जो गोरखा भर्ती किए जाते हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय जैसे राज्यों से होते हैं। इनकी भर्ती इन राज्यों में बने आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस यानी ARO के जरिए ही की जाती है। वहीं नेपाल गोरखाओं की भर्ती की बात करें तो इसके लिए भारत, नेपाल और UK मिलकर भर्ती रैली के लिए एक पहले तारीख तय करते हैं। फिर उस तारीख पर नेपाल में तीनों देश रिटन और फिजिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को तीनों देशों की सेना में भर्ती किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आपका गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी को लेकर क्या कहना है? और भारत यार वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, ये मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि यार ये कोई इस तरह की होगी रेजिमेंट वगैरह जिस तरह मतलब पाकिस्तान के अंदर होते हैं, अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो मतलब किसी का क्या काम होता है, किसी का क्या काम होता है, तो इसके अंदर भी ये एक डिफरेंट है। लाइक SSG टाइप ही है कि जो कि कमांडोज टाइप कह सकते हैं इनको। तो इसके अंदर भी वो बता रहे थे कि इनको UNO की तरफ से भी आती हैं ऑफर्स, तो ये उधर भी जाते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ भी। तो बेसिकली ये बताने का इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई अंग्रेजों की ये स्कीम बनाई हुई है जिसमें नेपाल से लोगों को लाया जाता और है इनको इंडिया ट्रेन किया के जाता है इंडिया के वापस। अंदर। हाँ, हाँ। इंडिया के अंदर और यहाँ पर जॉब एक तरीके से दी जाती है जो कि पैसा फिर इंडिया से नेपाल में जाता है ऐसे और ट्रांसफर होता हाँ, है। तो मतलब उधर के लोगों को भी इससे फायदा होता है। तो वैसे अगर हो रहा है तो हो वैसे रहा है इंडिया तो और अच्छा नेपाल है। की हाँ। काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, बॉर्डर मिलते हैं और ज़्यादातर बॉर्डर्स पे वहाँ पर कोई इतनी खास सख्ती भी नहीं है क्योंकि नेपाल के और इनके आपस में हालात काफ़ी अच्छे काफी हैं इंडिया बेहतर के। है। तो और नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का भी। तो वैसे इंडिया के लिए वो भी थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है क्योंकि एक तरफ चाइना भी है तो फिर इंडिया को चाइना का भी डर रहता है। तो अब देखो क्या होता है आगे। बहरहाल चाइना की तरफ तो बहुत मुश्किल है नेपाल भी जाए और हो सकता है चला भी जाए क्योंकि चाइना कोई ना कोई ऐसी गेम कर रहा होता है होता है तो वो अपने अंडर कर लेता है बंदों को। खैर, वीडियो तो काफ़ी मज़े की थी। आप लोगों को कैसी लगी? हमें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और आप लोगों को मिलते इसके हैं। बारे में और आप लोगों को इसके बारे में पहले से कुछ पता था तो आप लोगों ने वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है अपना ओपिनियन। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।